नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, आप लोगों ने पहले इसके जो एनसीईआरटी सीरीज हम चालू किए थे, इसके पहले 2 वीडियो में आप लोगों ने काफी प्यार दुलार दिया। उसी प्यार दुलार के चलते हम आप लोगों के समक्ष ये तीसरा वीडियो आज आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराने का कोशिश किया हूं। आज हम लोग जो इससे पहले के वीडियो में हम लोग आपसे जो बातचीत किए थे, जो चैप्टर 2 है हमारा कि भौतिक संरचना और जो हमारा पर्यावरण यानी कि जो हमारा भू आकृतिक विज्ञान है, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। और इसमें हम लोग उस दिन इसका पार्ट 1 देखे थे और इसमें काफी चीज हम आपको समझाने का प्रयास भी किए थे। आप लोगों ने समझा था कि कितने उसको जो भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है ना, कितनी इसकी संरचनाओं में बांटा गया है, ये सभी चीज आप लोगों ने उस वीडियो में देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे आगे जो हमारा हिमालय है, हमारा जो भू आकृतिक प्रदेश है, 6 भागों में भू आकृतिक प्रदेश को बांटा गया है, इस सभी चीज पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ये ना तो काफी सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी तैयारी 4 वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये आप सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम का रीड माना जाता है एनसीईआरटी, है ना, तो उसी को आज आप लोगों के समक्ष जो हमारा ये तीसरा वीडियो है, हम उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं। हम लोग उस दिन पढ़े थे, इससे पहले के वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, देखते हैं, आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय खंड पढ़ चुके थे, यानी कि जो हमारा जो मुख्य रूप से जो 3 लक्ष्य यानी कि 3 खंड था, भूवैज्ञानिक खंड में बांटे थे। प्रायद्वीपीय खंड हो गया, हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत हो गया, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो गया। इस सभी चीज को आगे पढ़ते हुए हम लोग सभी चीज यानी कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश जो 6 भू आकृतिक प्रदेश है, इसको भी हम लोग जाने थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और आज जो होगा हम लोगों का वो भू आकृतिक प्रदेशों में जो पहला प्रदेश है हमारा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। इस सभी चीजों को हम लोग आज अभी लाइन बाय लाइन जानेंगे, है ना। अभी जो है इन सभी चीजों को लाइन बाय लाइन जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हम इससे पहले आपको बताएं कि भारत में कितने 6 भू आकृतिक प्रदेश हैं। 6 भू आकृतिक प्रदेश है। कितने भू आकृतिक प्रदेश है? 6 भू आकृतिक प्रदेश है। भू आकृतिक प्रदेश है, ठीक है। इन 6 भू आकृतिक प्रदेश में पहला जो हमारा होता है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। इन 6 भागों में बांटते हैं। उसका जो पहला भाग होता है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। अब जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, इसको हम लोग जानेंगे कि हिमालय का विस्तार कैसे है, कहां से हुआ है, कहां तक गया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कितनी है। ठीक है, आइए चलते हैं अब सीधे अपने जो हमारा टॉपिक है उस पर। कह रहा उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल। आपको बता दें कि हमारा जो उत्तर पूर्वी हिमालय है वो उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्वी तक फैला हुआ है। जैसे उसमें नागा पहाड़ी हो गया, मिजोरम पहाड़ी हो गया, पटकाई बूम हो गया, ये सब, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। हिमालय के कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें बृहत हिमालय, पहाड़ हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख है। मेरे भाई, आप जानते हैं कि जो हिमालय है, इसका जो बृहत हिमालय है, सबसे सतत हिमालय यहीं पर है, बृहत हिमालय, ठीक है। फिर मध्य हिमालय हो जाता है, फिर शिवालिक हो जाता है। अब ये आपको बताए थे उस दिन कि सबसे जो नवीन वलित पर्वत है ना, जो सबसे नवीन फोल्ड माउंटेन है, वो कौन सा है? हिमालय ही है ना। अगर हिमालय में पूछे आपसे हिमालय में सबसे जो नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो वो शिवालिक है। आगे पढ़िएगा। अभी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि हमारा जो भारत है उसके उत्तर पश्चिमी भाग में, ये उत्तर पूर्वी हो जाता है और ये उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा से लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हमारा कि दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। जैसे देखिए, हम आपको यहां पर अब समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपको यहां पर स्पष्ट दिख रहा होगा कि नहीं
उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा स्पष्ट। ये जो है उत्तर पूर्वी हिमालय, देखिए है ना, ये जो हिमालय है उत्तर पश्चिम से लेकर के फैली हुई है, और देखिए इधर आते आते ये दक्षिण पश्चिम में फैल जाता है। ठीक है, आपसे यही कह रहा था। यहां पर कह रहा है मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। कहां पर? मिजोरम और नागालैंड में ये जो पहाड़ियां हैं वो कैसे फैली हुई? उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में ये सीधा सीधी फैली हुई है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे कि आप यहां से क्या समझे कि जो मिजोरम और नागालैंड में और मणिपुर में जो हिमालय की पहाड़ियां हैं वो किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा, सॉरी उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। वहीं पर ये दार्जिलिंग और सिक्किम में है ना, ये पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि केंद्रीय अक्षीय श्रेणी किसे कहा जाएगा? केंद्रीय अक्षीय श्रेणी किसे कहा जाएगा? तो बृहत हिमालय को, यानी कि महान हिमालय को, ठीक है, उसको कहेंगे। इसके पूर्व पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर है। लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर, यानी कि यहां से फैलती हुई है जो यहां तक की जो लंबाई होती है वो लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से लेकर के 400 किलोमीटर के मध्य है। यानी कि आप देखते होंगे कि यहां से चलता है और यहां इधर जाते जाते इधर की जो मोटाई होती है इधर धीरे धीरे कम हो जाता है ना। तो आप देखिए इधर फैला हुआ इधर जाते सिकुड़ता जाता है ना। यानी कि इसको कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो 160 से लेकर के 400 किलोमीटर है। यानी कि इसकी चौड़ाई कितना है? 160 से लेकर के 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या कहा कि हमारा जो उपमहाद्वीप है, आपने पहला चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे महाद्वीप है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ठीक है ना, ये हमारे महाद्वीप है, भारत हो गया, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप है। इसमें क्या करा है कि ये पूर्वी एशिया देशों के बीच लंबी मजबूत दीवार है ना, मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। ये जो हमारा हिमालय है, आप देख रहे हैं ना, ये जो हिमालय है, ये देख रहे हैं कि लंबी विशाल काय है ना, लंबी 800 कितना है? 848 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। अभी भी इसकी बढ़ रही है, कहीं कहीं किसी किसी स्रोत में आपको 888-50 भी देखने को, 8850 मीटर भी देखने को मिलता है ना। क्योंकि अभी टेक्टोनिक प्लेट क्या आपस में अभी भी कार्य कर रहे हैं, है ना, वो खिसक रहा है ना, इस कारण से अभी भी उस पर बल लग रहे हैं, इसलिए वो ऊपर उठ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं कि क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप देशों के नाम बता सकते हैं? आपको पता है, आपको बताए भी, अभी भी हम बताए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कह रहा है हिमालय प्राकृतिक रोधक भी नहीं है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय सिर्फ एक प्राकृतिक रोधक नहीं, प्राकृतिक रोधक कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो हमारा जो ऊपर से यानी कि साइबेरियन हवा रूस से आने वाली है उसको ये रोकता है। इतना ही नहीं, ये अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। बहुत सारी चीजें हिमालय से निकलती नदियां, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, है ना, इन्हीं से निकलती है। आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? ये सब चीज बातें हैं। चलिए इसको हमको नहीं देखना, हमारे जो इंपोर्टेंट है हम लोग वो समझेंगे सिर्फ और सिर्फ। आइए आगे देखते हैं। उत्तर भारत का मैदान, ये हिमालय था। देखिए इसमें यहां पर अभी विस्तार में आपको नहीं दिया गया। आप अगर क्लास 9th का ज्योग्राफी पढ़िएगा, ठीक है ना, क्लास 9th का ज्योग्राफी, वहां में ये काफी अच्छा सा दिया गया है। हम आपको जब ये एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो फिर आपको हम एक साथ, है ना, सबको एक साथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक का शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर भारत का मैदान, पता है कि हमारा जो बिहार है, हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये एक विशाल मैदान है ना। पंजाब भी हो जाता है, राजस्थान तो आपको पता मरुस्थल में आ जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश ही मैदान में आता है, लेकिन वहां पर कुछ पहाड़ी पठार भी है। देखिए कह रहा उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। यानी कि क्या कहा कि मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, आपको पता है कि सिंधु नदी जो होता है ऐसे करके ऐसे यहाँ बहते हुए पाकिस्तान चले आती है,
ब्रह्मपुत्र नदी भी इधर से आते हुए यहाँ आती है और ये पश्चिम बंगाल में होती, यानी सॉरी ये क्या कहते हैं, अब बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गंगा नदी भी यहाँ से निकलती है और इस तरह से यहाँ करके ये भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यानी कि इधर से भी ये निक्षेप लेकर के जा रही है, इधर से भी निक्षेप लेकर के आ रही है, इधर से भी निक्षेप लेकर के आ रही है। निक्षेप कहने का मतलब हुआ कि अपने साथ कहीं ना कहीं मिट्टी लेकर के आ रही है। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे आपको पता थे कि इससे पहले जो ये था गड्ढा था, गर्त था, और धीरे धीरे जब ये लाया तो ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ गया। कितना मीटर, कितना 2000 मीटर लगभग ये अपने गर्त को भरा है ना। अब देखिएगा आगे होगा भी इसमें, इस मैदान की उत्तर पूर्व पश्चिम लंबाई, यानी कि जो ये मैदान है इसकी जो उत्तर पूर्व से लंबाई है ना, सॉरी पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से यानी कि 150 से लेकर के 300 किलोमीटर है। कहीं पर इसका चौड़ाई बढ़ जाएगा, कहीं पर इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से लेकर के 2000 मीटर है। हम आपको बताए थे अभी कि ये जो कम से कम 1000 मीटर तो गहरा भरा ही है ना। ये जो गर्त था लगभग 1000 मीटर कम से कम ये अपने गर्त को भरा। ये औसतन कह रहे हैं, इससे ज्यादा 2000 से भी ज्यादा है, औसतन हो गया ये। ठीक है, देखिए कह रहा उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ का मैदान। क्या? भाबर, तराई और जलोढ़ का मैदान। समझिएगा क्या कह रहे थे। जैसे देखिए कोई नदियां लाती है, जैसे गंगा नदी कोई लेते हैं हम लोग, जो गंगा नदी ये चली, गंगा नदी, ठीक है, अब गंगा नदी चली तो गंगा नदी के जो सबसे नजदीक का क्षेत्र होगा, ठीक है, वो तराई हो जाता है, फिर भाबर होता है, फिर जलोढ़ मैदान हो जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। उत्तर में सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर जलोढ़ का मैदान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए कह रहा, आगे क्या कह रहा है, इसको देख रहे हैं। कह रहा है कि जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादक और बांगर। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, जो यानी कि एक खादर होता है और एक बांगर होता है। जो नदियों द्वारा लाया गया होता है वो खादर और एक बांगर होता है। जो हमारे लिए उपयोगी होता है वो अधिकतर खादर होता है, बांगर तो जो पुराना मिट्टी होता है उसको कहते हैं बांगर। ठीक है, अब देखिए भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। मतलब क्या कि आपको पता है कि हिमालय की निचली यानी कि जो सबसे जो दक्षिणतम श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है, सबसे दक्षिणतम श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। इसके जो गिरिपाद के समानांतर फैली हुई एक जो संरचना है, ये कितना 8 से 10 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 8 से लेकर के 10 किलोमीटर होगी, 8 से लेकर के 10 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये जो संरचना फैली हुई है हिमालय, इसको क्या कहता है, भाबर कहा जाता है। क्या कहता है इसको, भाबर कहा जाता है। अब देखिए कह रहा है परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती है। नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती है, यानी कि बड़े बड़े चट्टानों को अपने साथ लाती है और वहां पर जमा कर देती है। ठीक है, और कभी कभी स्वयं इसी में विलुप्त हो जाती है। मतलब क्या कहा कि कभी कभी देखो कि पत्थरों के नीचे से नदियां बहती है लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि वहां से नदियां बह रही है। तो वो जो स्थान होता है वो क्या होता है, वो भाबर होता है। ये खेती के लिए उपयोगी नहीं होता है, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई जो होता है वो 10 से 20 किलोमीटर होता है, यानी कि इसकी चौड़ाई होगी कितनी, 10 से 20 किलोमीटर। भाबर की चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर। भाबर जो होगा वो जो शिवालिक है उसके गिरिपाद में होगा, उसके आगे उसके 10 किलोमीटर के बाद जो होता है 10 से 20 किलोमीटर, अगली जो 10 से 20 किलोमीटर होगी वो क्या होगी, तो वो होगी आपको तराई क्षेत्र। क्या होगा, वो तराई का क्षेत्र होगा। ठीक है, देखिए आगे कह रहे भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है, और क्योंकि इसकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। क्या कहा कि जो ये जो लुप्त नदियां हैं इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है। तराई क्षेत्र में क्या होती है, नदियां निकल जाती है, जो भाबर में छिप गई थी वो तराई में आकर क्या होगी, वो निकल जाएगी। अब क्या कर रहा है ये, क्योंकि इसकी जो निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, इसकी जो इसकी सहायक नदियां अभी नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है।
क्योंकि इसकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती है। ये क्षेत्र अनूप बन जाते हैं। ये क्षेत्र कैसे कैसे हो जाते हैं? अनूप बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होता है ना। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों का घर है ना। जैसे आप जानते हैं कि डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा है ना, मैंग्रोव वन, ये सब उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में ही पाया जाता है अधिकतर, है ना। अब आप कहिएगा कि सर तराई क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा तो नदी किनारे में, लेकिन हम आपको बताए कि ये जो नदियां आती है ना, नदियां जो आती है वो उसी के किनारे ये तो बनता है ना। चलिए आगे देखते हैं। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बागर और खादर कहलाता है। आप देखते हो कि कहीं कहीं पर ये बड़ा सा टीला बन जाता है ना, कहीं कहीं पर यह बड़ा सा टीला बन जाता है जो कृषि योग्य नहीं है, उसको कहा जाता है बागर, और जो नया मृदा आते रहता है उसको कहा जाता है खादर। क्या कहता है उसको? खादर कहा जाता है। ठीक है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ा अवस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेप अश्लाकृत जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें, गुम्फित नदियां पाई जाती है। अब देखिए यहां पर जो कह रहा है कि ये प्रौढ़ा अवस्था में जो नदियां हो जाती है ना, अभी जो यहां पर नदियां आकर के, जो नदियां हिमालय से निकलती है उस समय ये युवावस्था में होती है, भाबर में, है ना, तराई क्षेत्र में। लेकिन जब मैदान में आते आते क्या होता है? प्रौढ़ा अवस्था में चली जाती है। किस अवस्था में? प्रौढ़ा अवस्था में चली जाती है ना। तो ये अपने निक्षेप के साथ लाती है बालू, रोधिका। अब ये बना देते हैं विसर्प। जैसे विसर्प क्या होता है कि आपको पता है कि ये नदियां निकली, कोई नदियां निकली, और ये जो इसका जो क्षेत्र होता है ये धीरे 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 ऊंचे की तरफ चला जाता है ना। अब ये जो क्या होगा कि इसके कारण ये विसर्प बनता चला जाएगा, है ना। कभी कभी चढ़ने कारण ये अपना अपना गोल हो जाता है। तो ऐसे नदियां चलती है, और कभी कभी जो ये नदियां होती है ना, ये कट करके और यहीं से नदियां बहने लगती है, और ये जो नदी बन गया ये कहलाता है गोखुर झील। क्या कहलाता है? गोखुर झील। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 को ही देख रहे हैं मुख्य रूप से, तो बीपीएससी टीआरई 4, तो आप बताइएगा कि बिहार में गोखुर झील कहां है ना। बिहार में गोखुर झील का नाम क्या है या कहां है? गोखुर झील, है ना, कहां है और इसका नाम क्या है? ठीक है, कहां है और इसका नाम क्या है? इतना जवाब आप लोग हमको जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदियों, द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। क्या कहा आपसे कि जो हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि उसका जो घाटी है, उसका जो मैदान है वो नदियों, द्वीप। आप एक नाम जानते हो कि माजुली द्वीप, है ना, एक नाम आपको याद होगा, माजुली द्वीप। ठीक है, कौन सा? माजुली द्वीप। ये आपको पता है कि ये कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है, माजुली द्वीप। यहां पर लोग निवास भी करते हैं, है ना। नदी द्वीप अधिकतर पाया नहीं जाता है ना। कह रहा है जहां ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती है। आपको पता है कि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पर वर्षाएं अधिक होती है। जैसे आपको पता है ना कि चेरापूंजी हो गया, मनसीराम हो गया, वहां पर वर्षाएं अधिक होती है ना। तो वो जो वर्षा अधिक होने के कारण वहां पर बाढ़ बराबर आती है। तो ये क्या होता है कि अपना रास्ता बदल देता है ना। नदियां जो होती है अपनी रास्ता बदल देती है। आपको पता है बिहार में भी एक ऐसी नदी है जो अपना रास्ता बदल लेती है, पता है ना, कोसी, जिसको क्या कहता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। यानी कि क्या कहा कि अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करते हैं। कौन सी नदियां? जैसे देखिए सुंदरवन डेल्टा हो गया, है ना, ये नदियां ही तो निर्माण कर दी है ना। उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से गंगा नदी आती है ना। तो कौन सा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे सुंदरवन डेल्टा सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 50 से 100 मीटर है ना, 50 से 100 मीटर, इसको याद रखिएगा। यानी कि जो इसकी सामान्य तल समुद्र से ऊंचाई कितनी है? 100 से, यानी कि 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है ये सिंधु नदी तंत्र से बना हुआ है। किसे? सिंधु नदी तंत्र से बना हुआ है। देखिए सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। अब जो आपको कहा कि हरियाणा और पंजाब, देखिए थोड़ा सा हम आपको फिर से मैप पर ले चलते हैं। देखिए आपको फिर से मैप पर लेकर के आए तो यहां देखिएगा कि यहां पर जो ये राजस्थान है, यहां पर क्या है? राजस्थान है, ठीक है। और यहां पर देखिएगा
कि ये पंजाब हरियाणा हो जाता है, ठीक है, और इधर दिल्ली हो जाता है ना। तो यहां पर जो ये जल विभाजक का काम, इधर से सिंधु नदी हो जाती है और इधर से गंगा नदी, तो इसके बीच जल विभाजक का काम कौन करता है? तो पंजाब और हरियाणा क्या करता है? सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से, अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर पूर्व से, देखिए उत्तर पूर्व से आती है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में ये बहती हुई चली जाती है, ठीक है ना। मानसरोवर से आती है और ये लद्दाख में प्रवेश करते हुए और ये पाकिस्तान को चली जाती है, ठीक है। कह रहा परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है और ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मृदा से बने हैं, जहां कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, जूट आदि उगाई जाती है, अतः जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। यानी कि देखिए जहां पर डेल्टाएं बनेंगी, जहां पर ये नदियां बहेंगी, वहां पर देखिएगा आपकी जनसंख्या अधिक होगा। जैसे देखिए उत्तर भारत में हम लोग, जाहिर सी बात है कि बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिम बंगाल, तो यहां पर आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है। 1106 आदमी, 1 किलोमीटर में 1106 आदमी है ना। अब देखिएगा आगे चलते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या है। आप देखे थे कि हम लोग जब देख रहे थे कि 6 भागों में बांटे थे, पहला था उत्तर पूर्वी हिमालय, उसके बाद आए हम देखे मैदान। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार, नदियों के जो मैदान है उससे 1.5 किलो यानी कि 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिनकोना आकार वाला कटा फटा भूखंड है। आप देखेंगे, कहिएगा एक पहाड़ होता है जिसमें एक पिक बनता है ना, एक चोटी बनती है, लेकिन पठार में कोई चोटी नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई होगी समुद्र यानी कि जो मैदान है इससे 150 मीटर, लगभग 150 मीटर की ऊंची होती है। और इसका आकार कैसे बनेगा? तीन कोना बन जाएगा, है ना। इसका आकार कैसा बन जाएगा? तीन कोना बन जाएगा। इसका आकार कैसा बनेगा? तीन कोना बन जाएगा, ठीक है। और ये कटा फटा भूखंड है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 600 से 900 मीटर है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक यानी कि ये सब अरावली है ना, अरावली पर्वत, अवशिष्ट पर्वत पढ़े थे आप लोग, उसी का विस्तार है। पूरब में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। देखिए यहां आइए हम थोड़ा सा मैप पर चलते हैं। आपको क्या कहा कि जो दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियां हैं, आपसे कहा कि उत्तर में जो है इधर ये उत्तर पश्चिम में, ये देखिए यहां पर दिल्ली बनाती है इधर से, यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इस तरह से ये चलता है ना। तो ये चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ये चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब ये देखते हैं आगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए यानी कि अब कह रहा आगे कि उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का एक विस्तार है। आपको जब हम इस पहले दिन पढ़ाए थे, आपको थोड़ा सा याद होगा, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के अवश्य देख लें, ठीक है। जो कार्बी एंगलोंग पठार था, आपको बताए थे ना कि ये जो यहां पर बनता है कार्बी एंगलोंग, है ना, कार्बी एंगलोंग पठार जो है इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पलायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार और कर्नाटक का पठार। ये सभी पठार मिलकर के भारत का प्रायद्वीपीय पठार बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब है यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। आपको बताए थे पहले ही दिन कि जो हमारा दक्षिण वाला भाग है ना, ये प्राचीनतम भाग है, और जो उत्तर वाला भाग है वो नवीनतम भाग है ना, वो अभी भी बन रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है कि सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व कम होती जाती है, यानी कि पश्चिम से क्या हो जाएगा, पूर्व कम होता चला जाता है। लेकिन जो आप हिमालय की ऊंचाई देखते थे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता था, लेकिन प्रायद्वीपीय की जो ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते, कह रहा है
जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों का नाम बताया जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। कुछ स्थलाकृतियों के नाम बताया, जैसे आपको पता है कि जो आप क्या कहते हैं, कुछ नदियां जो होती है वो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है ना। कुछ जो नदियां होती है वो अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है ना। और कुछ जो नदियां होती है वो कहां पर, प्रायद्वीपीय नदियां भी कहां पर, कुछ जो है बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, ठीक है। जैसे सतलज हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, देखते हैं। ये जो नदियां, यानी कि ये नदियां थी पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है ना। ये जो स्थलाकृति है ये पूर्व से, पूर्व की ओर जो बह रही है नदियां, इससे संबंधित है ना। पश्चिम की ओर बहुत कम नदियां बहती है, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में तौर, ब्लॉक, पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंध, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टज भित्तियां शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। ये सभी जो आपको नाम देखे थे, है ना, भ्रंश घाटियां, ये सभी चीजें, ये सभी जल संग्रह के हैं, है ना, जल संग्रह स्थल है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। क्या कहा कि इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में, है ना, ये जो पश्चिमी भाग है ना, ये जो पश्चिमी भाग है और उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक है, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। आपको पता है ना कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहां पर कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व कह रहा है कि निम्न जन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पूर्ववर्ती दौर से गुजरे हैं। यानी कि इसमें क्या कहा कि बहुत सारे इस पर प्रक्रियाएं होती रही है। ये आपको पता है प्राचीनतम है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं चलती रही है, जिस कारण से ये मजबूत बन चुका है ना। अब देखिए कह रहा है कि विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से ये गुजरे हैं। अब भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहां बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है ना। ये जो भीमा भ्रंश है ना, भीमा भ्रंश है, वहां पर क्या होती है, बार बार भूकंप आते रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं, अपनी जो पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाएं हैं, इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण, ये जो क्षेत्रीय विभिन्नता है इसके कारण प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। आपको पता है कि जहां पर भूकंप बार बार आएगा वहां की स्थलाकृति अलग होगी, जहां पर समतल है वहां की स्थलाकृति अलग होगी। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड के धरातल के जटिल बनाते हैं। यानी क्या कहा कि इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में, है ना, उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल के जटिल बनाते हैं, है ना, इसके धरातल क्या बनाते हैं, जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड, मोरेना खड्ड इसके उदाहरण है। आपको पता है ना कि ये मध्य प्रदेश के सभी क्या है, पठार है। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। उच्चावच यानी कि उसकी स्थलाकृति के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। ये सभी पठार हैं भारत के। इसको पठार को लगभग 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब है दक्कन का पठार। हम लोग देखते हैं दक्कन के पठार को, समझते हैं दक्कन के पठार को। दक्कन का पठार कह रहा है कि इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुरा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। यानी कि ये जो दक्कन का पठार है, आप जो दक्कन की पठार को देख रहे हैं, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, यानी कि इसके पश्चिम में यानी कि दक्कन पठार के पश्चिमी में जो पश्चिमी घाट है और पूरब में पूर्वी घाट है, ठीक है। उत्तर में सतपुरा, मैकाल और महादेव, उत्तर में जो है ये उत्तर में सतपुरा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री। अब देखिए यहां पर जो यानी कि पश्चिमी घाट है, हम इसको समझते थोड़ा सा। ये जो पश्चिमी घाट है हमारा,
ठीक है, इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर आपको पता है गुजरात हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र में कहता है इसको सह्याद्री, क्या कहता है इसको सह्याद्री। कर्नाटक, महाराष्ट्र के नीचे में कर्नाटक में इसको क्या कहा, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी, ठीक है ना। केरल में इसको अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां, है ना, इसको कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट क्या ऊंचे हैं, है ना, ये क्या ऊंचे हैं और अवितरित है। यानी क्या कहा कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट क्या है, ऊंचे हैं। ये कैसी है, ऊंची है। तब ना आपको पता है कि जितनी भी अधिकतर नदियां होती है वो पूर्व यानी कि पूर्व की ओर अपना मुहाना बनाते हैं, ना कि पश्चिम की ओर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। आइए देखते आगे देखते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है ना। यानी कि जो पश्चिमी घाट है और यानी कि इसकी जो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुरी है। ये याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या, अनाईमुरी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वो अनाईमुरी है। और सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ियां हैं, ठीक है। सॉरी, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, जो पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, अनाईमुरी जो है वो कहां पर स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। किस घाट में, तो पश्चिमी घाट में, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा है, यह नीलगिरी पहाड़ी में है ना। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से ही है ना। ज्यादातर दिखेगा कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उसका जो विस्तार है वो निकलती कहां से, पश्चिमी घाट से अधिकतर नदियां निकलती है। पूर्वी घाट अवितरित नहीं है, यानी कि ये कटी फटी है ना। ये जो पूर्वी घाट की नदियां वो कैसी है, कटी फटी है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी है, ठीक है ना, कृष्णा और कावेरी नदियां द्वारा अपर्दित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां जवादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामलाई, ठीक है, पहाड़ियां महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। ये पूर्वी घाट की हो गई। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी आपस में मिलाते, ये याद रखिएगा। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये हेडमास्टर में भी पूछा गया था, है ना। ये लाइन जो है हेडमास्टर में भी पूछा गया था कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली कौन सी पहाड़ियां हैं, तो वो नीलगिरी पहाड़ियां है ना। ये किसमें, तो बीपीएससी, है ना, हेडमास्टर में, है ना, हेड मास्टर, हेड टीचर, इस एग्जाम में ये चीज पूछा गया था, है ना। उम्मीद करते कि सब चीज आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब कुछ और चीजें इसमें शेष है, ठीक है। अभी तो और भी थोड़ा सा लंबा ये चैप्टर है, हम लोग इसको करके जो उच्चावच है, भारत की जो उच्च भूमि है, इसको करके इसको अभी रहने देंगे यहीं पर, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में इसका जो पार्ट 3 होगा उसमें आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चन भी होंगे, उसको लेकर के हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक। आगे देखते हैं इसमें अभी पहले कि पश्चिम में जो अरावली पर्वत है इसकी सीमा बनाती है। ये जो मध्य उच्च भूभाग है, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाती है। आपको पता है कि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना, पठार पढ़ रहे थे। अब उसी का जो एक भाग था मध्य उच्च भूभाग, इसका जो पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में सतपुरा पर्वत उच्छित पठार की श्रेणियों से बना हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। किसकी, तो मध्य उच्च भूभाग की जो ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। आपको पता था, ये पढ़े थे ना, आपका जो प्रायद्वीपीय पठार था इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 600 से 900 ही मीटर थी। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है, ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है, ठीक है ना। आप देखे थे कि दक्कन पठार की दक्षिणी सीमा, है ना, वो नीचे का था, उत्तर यानी कि उत्तरी सीमा आपका सतपुरा पर्वत था, है ना। लेकिन जो मध्य भूभाग है उसका जो दक्षिणी सीमा कौन बनाता है, सतपुरा पर्वत बनाती है। आगे देखते कि ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है ना। आप देखे थे कि जो हमारा अरावली पर्वत है वो कैसा उदाहरण था, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण था, है ना, जो कि काफी हद तक अपर्दित है, यानी कि काफी हद तक इसका क्षरण हो चुका है, ठीक है, क्षय हो चुकी है। ये इसकी श्रृंखलाएं टूटी हुई है, इसका जो श्रृंखला वो टूट फूट चुका है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है ना, यानी कि जो मध्य भूभाग का विस्तार जो है वो कहां तक है, जैसलमेर तक है, ठीक है। यहाँ एक अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार जो रेतीले टिब्बों से ढके हैं, है ना। यहाँ का जो टीला, रेत का जो टीला होगा, क्योंकि यहाँ पर पाए जाएंगे रेत के टीले। राजस्थान जाने के बाद आपको पता है ना कि वहां पर क्या मरुस्थल मिलेगा, वहां पर रेत ही रेत मिलेंगे। तो टीला दो प्रकार का, अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापा का रेतीले टिब्बों से ढके हैं।
अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। यानी कि ये काफी पुराना है ना, ये कायांतरित होना था, बदलना था, ये बदल चुका है, ठीक है, गुजर चुका है। और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। यानी कि आपको पता है ना कि संगमरमर कैसा चट्टान है, कायांतरित चट्टान। तो जाहिर सी बात है कि जैसलमेर में इस प्रकार की चट्टानें अधिक मिलती है, तो ये चट्टानें किस प्रकार के उदाहरण है, कायांतरित। तो ये जो अवस्था है ये काफी पुराना चलता आ रहा है, तो ये कायांतरित रूप से ये बदल चुका है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा समुद्र तल से मध्य उच्च भूमि की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में ये इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। उत्तर तथा जब ज्यों-ज्यों ये ऊपर की जाएगी और ज्यों-ज्यों ये उत्तर पूर्व की तरफ जाएगी तो इसकी दिशा, इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियों से निकलती हैं। यानी कि जो यमुना की सहायक नदियां, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना की जितनी भी सहायक नदी हैं वो विंध्याचल और कैमूर की पहाड़ियों से अधिकतर निकलती है, ठीक है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। बनास जो है चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। तो बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की, ठीक है ना। बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की एक मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में आरावली से निकलती है। यानी कि बनास कहां से निकलती है, आरावली से निकलती है, ठीक है। मध्य उच्च भूभाग का जो पूर्वी विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक है। कहां तक है, वो राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है ना। खनिज पदार्थों से भरा हुआ जो कौन सा पठार है, वो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। इसके बाद था उत्तर पूर्व का पठार। क्या चीज, उत्तर पूर्व का पठार। अब क्या था उत्तर पूर्व का पठार, देखते हैं कि वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का एक ही विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियां और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। यानी क्या कहा कि ये जो उत्तर पूर्व का पठार है, आपको पता है मेघालय का पठार हो गया है ना, तो ये जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय, यानी कि इंडियन प्लेट और एशियन जो प्लेट थे टकराने से जो बने थे, इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण ये जो राजमहल पहाड़ियां, ये जो हमारा राजमहल पहाड़ियां है, ठीक है, यहाँ पर बिहार है और वहीं पर जो राजमहल पहाड़ियां है, बिहार में भी राजमहल पहाड़ियों का विस्तार है, और मेघालय पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से, यानी कि यहाँ पर भी फॉल्ट जो घाटी बना, भ्रंश घाटी बना है, यह बनने से क्या हो गया, अलग हो गया। आपको पता है ना कि कार्लो एंगलोंग बना था, ठीक है ना, कार्बी एंगलोंग। अब देखिए बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया है ना। ये जो नदी द्वारा क्या गया, जलोढ़ लाए गए और उसके द्वारा क्या किया, पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है ना। ये जो कार्बी एंगलोंग है और जो ये मेघालय पठार है ये एक ही हिस्सा है, लेकिन इसके कारण ये क्या अलग थलग है, ठीक है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम आधार पर मेघालय के पठार को 3 भाग में बांटा जाता है। एक गारो, खासी और जयंतियां। 3 चीज, पहला गारो, दूसरा खासी और तीसरा जयंतियां, ठीक है। अब जो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 3 में, ठीक है ना, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल को, ठीक है ना, भारतीय मरुस्थल को, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी कुछ चीजें कह रहा है कि जनजातियां पहाड़ी होता है, ठीक है। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ी भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। यानी कि छोटा नागपुर पठार के तरह ही जो मेघालय का पठार है, इसमें बहुत सारे तत्व यानी कि जो खनिज लवण है वो पाए जाते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ये याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में जो अधिकतर वर्षा होती है वो किस कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। यानी क्या, एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका हुआ स्थल और यहाँ पर वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। कहां पर, चेरापूंजी में ये नग्न चट्टानों से ढका हुआ है, यानी कि हल्की चट्टानों से ये ढका हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर क्या वनस्पति नहीं है, ठीक है। हम लोग इसका अगला पार्ट आप लोगों के समक्ष अगले दिन मिल जाएगा। हम लोग इसमें भारतीय मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है, और भी कुछ सारे चीजें हैं वो आपको आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है।
इसलिए वीडियो को जो आगे जो आने वाला वीडियो है उसको आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को काफी हद तक समझने में मदद मिली होगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।